प्यारे बच्चों, अभी हम यूनिट 2 फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी हमने पिछली क्लास में कराया और इससे नेक्स्ट चैप्टर हम अब करेंगे कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। प्यारे बच्चों, हमने सोल प्रोप्राइटरशिप की लिमिटेशंस के कारण पार्टनरशिप इंट्रोड्यूस करा था और सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप की लिमिटेशंस के कारण हम कंपनी की फॉर्मेशन पे जाएंगे, क्योंकि अगर कोई हमें बड़ी यूनिट लगानी है, बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करना है, तो उसके लिए हमारे को कंपनी बनानी पड़ेगी। तो टुडे वी विल डिस्कस कॉन्सेप्ट ऑफ द कंपनी, that is meaning of the company, definition, then characteristic of the company, merit and demerits और types of the company, ये हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कंपनी का अर्थ, कंपनी का मीनिंग पढ़ते हैं। क्या है? A company is that form of business organization which is willingly established by some persons फॉर अर्निंग प्रॉफिट अंडर द कंपनी एक्ट। क्योंकि कंपनी एक्ट जो हमारे पास था 1956, उसके बाद कंपनी एक्ट अभी रिसेंटली 2013 में इंट्रोड्यूस हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम कंपनी को एस्टेब्लिश करेंगे। और कंपनी जब बनती है, जिस प्रकार से कोऑपरेटिव सोसाइटी में 2 और मोर देन 2 मेंबर्स कैन मेक पार्टनरशिप्स, ऐसे ही कंपनी में भी 2 या 2 से अधिक आदमी मिलके कंपनी बनाते हैं। तो मैनी पर्सन ज्वाइंटली इन्वेस्ट कैपिटल इन ए कंपनी एंड देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड द ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। तो अब उसके बाद हम डेफिनेशन पे आते हैं इसकी। कंपनी होती क्या है, कंपनी को कैसे डिफाइन करें हैं? कंपनी को हम डिफाइन करते हैं, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट एंटिटी विद ए परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। ऐसे ही दूसरी इसकी डेफिनेशन है, कंपनी एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग, ए कंपनी मीन्स ए कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, कंपनी एक्ट 1956 और एनी प्रीवियस एक्ट। तो ये था कि ये जो 2 एक्ट दिए हैं 2013, रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ था 2013 में, ऐसे ही 1956 हमारा पुराना कंपनी एक्ट था, उसको उठा के हम दूसरा कंपनी एक्ट लाए। इसके अकॉर्डिंग हमने 2 डेफिनेशंस आपको दे दी हैं। तो कंपनी बनाने का ये फ़ायदा है, क्योंकि छोटी छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से जब हमें कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करनी है, तो उसके लिए कंपनी की फॉर्मेशन आती है। और जिस प्रकार से हमने पार्टनरशिप में पढ़ा कि मेंबर में कम, मेंबर में गो, बट द पार्टनरशिप विल कंटिन्यू, ऐसे ही कंपनी के केसेस में भी होता है, मेंबर में कम, मेंबर में गो, बट द कंपनी गोज फॉर एवर, गोज ऑन फॉर एवर। इसके बाद हम पढ़ते हैं कंपनी की फीचर्स, विशेषताएं। तो कंपनी की विशेषताएं क्या होती है? पहली होती है कंपनियों, व्यक्तियों का सम्मिलित संघ, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन। कंपनी कुछ व्यक्तियों का सम्मिलित अथवा पंजीकृत संघ होता है। दैट इज ए कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एंड रजिस्टर्ड एसोसिएशन ऑफ पर्सन अंडर द कंपनी एक्ट। नो सिंगल इंडिविजुअल कैन फॉर्म ए कंपनी, क्योंकि हमने बताया था मिनिमम 2 या उससे ज़्यादा होंगे मेंबर, लेकिन यहाँ पे हमारे को क्लियर कट गिवन है, ए मिनिमम नंबर ऑफ 7 पर्सन कैन फॉर्म ए पब्लिक कंपनी वाइल ए मिनिमम नंबर ऑफ 2 पर्सन कैन फॉर्म ए प्राइवेट कंपनी। मैं आपको बिगिनिंग में ही बताया था कि हम टाइप ऑफ कंपनी पढ़ेंगे इसमें। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंपनी। एक पब्लिक कंपनी होती है जिसको हम सार्वजनिक बोलते हैं, और दूसरा है प्राइवेट, निजी कंपनी। तो जो पब्लिक कंपनी है उसमें मिनिमम 7 पर्सन होने चाहिए, और जो प्राइवेट कंपनी है उसमें मिनिमम 2 पर्सन्स होने चाहिए। सो इट इज़ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन विच हैज़ मोर देन 1 पर्सन एंड इट्स रजिस्टर्ड इज एसेंशियल। क्योंकि पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं था, लेकिन
यहाँ पे कंपनी फॉर्मेशन में उसका रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी इसकी फीचर है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। ए कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। यहाँ पे क्या है कि इसको हम कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति बोलते हैं हिंदी में। हिंदी मीडियम के भी बच्चे हमारे पास ध्यान से सुन ले कि आर्टिफिशियल लीगल पर्सन का मतलब है कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति। कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति होता है, क्योंकि ये कोई लाइव बॉडी नहीं होती कंपनी, ये आर्टिफिशियल पर्सन होता है। तो इट इज़ एन इंडिविजुअल हैविंग नो बॉडी और साउल। ऐसा व्यक्ति जिसमें ना शरीर होती है ना आत्मा होती है, लेकिन व्यक्ति कंपनी के रूप में प्रदर्शित होता है। कंपनी कैन नॉट परफॉर्म फिजिकल एक्शन, क्योंकि जब जिंदा व्यक्ति नहीं है तो क्या कार्य करेगा, लेकिन कंपनी तो खड़ी है ना, कंपनी की तो अपनी एग्जिस्टेंस है ही, क्योंकि हमने तो जो रजिस्ट्रेशन कराया वो कंपनी के नाम से कराया है। तो उसका तीसरा फीचर्स है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी को हिंदी में बोलते हैं पृथक वैधानिक अस्तित्व। द एग्जिस्टेंस ऑफ ए कंपनी इज सेपरेटेड एंड फ्री फ्रॉम इट्स मेंबर। दैट इज ए कंपनी कैन कीप property in its name and enter into agreement. It can file suit against anybody and it can also be sued। यानी कि कंपनी की तरफ से हम कोर्ट में जा सकते हैं वैधानिक रूप से, लेकिन कोई पर्सन को खड़े होने की जरूरत नहीं, कंपनी के बिहाफ पे कोई पर्सन वहाँ पे जाके लड़ाई लड़ेगा कंपनी की। All the liabilities and assets belonging to the company itself, not to the owner। ऑनर्स कौन होते हैं कंपनी के? जो शेयर होल्डर होते हैं, जिन्होंने इन्वेस्ट करा होता है पैसा शेयर्स के रूप में। तो कंपनी की लायबिलिटी होती है, शेयर होल्डर की कोई लायबिलिटी नहीं होती। हाँ, तो उसके बाद है फोर्थ फीचर है परपेचुअल सक्सेशन, यानी कि स्थायी अस्तित्व। कंपनी का जीवन का व्यावसायिक संगठन के अन्य प्रारूपों की अपेक्षा अधिक स्थायी होता है। ठीक है, इसका फोर्थ फीचर्स था ये। और इसका परपेचुअल सक्सेशन के अंदर, यानी कि कोई भी इसको आप कोई बंदा बाय द वे कोई शेयर होल्डर नहीं रहता है तो इसके कंपनी के जीवन पर कोई इसका असर नहीं आता। ये कानून द्वारा पैदा होता है और कानून द्वारा ही मारी जाती है, यानी कानून द्वारा ही ये बंद हो सकती है। ठीक है ना। इसके बाद आता है इसका भी कंट्रोल। अगला फीचर क्या है इसका? कंट्रोल, नियंत्रण। क्या है इसका? द मैनेजमेंट एंड द कंट्रोल ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी इज अंडरटेकन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, BOD। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होता है बेटा? क्योंकि आपको पता ही है कि कंपनी फॉर्म के अंदर जो कैपिटल होती है डिवाइडेड इनटू द शेयर्स। मिनिमम जैसे 100 रुपये का शेयर हो गया तो आपने एक शेयर ले लिया तब भी आप कंपनी के मालिक हो गए 100 रुपये से। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाके कंपनी के मालिक हो गए वहाँ जाके डिसीजन लेने लग जाओगे। कंपनी का डिसीजन लेने के लिए बाकायदा एक AGM होती है, एनुअल जनरल मीटिंग होती है, उसके अंदर सब शेयर होल्डर मिलकर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाते हैं, यानी कि जो एक ऐसी बॉडी जो कि टॉप मैनेजमेंट को अपॉइंट करती है और उनको अपॉइंट करके वो जो टॉप मैनेजमेंट है वो सारा का सारा कंपनी का डे टू डे काम करते हैं। ऑफिशियल्स जो होते हैं कंपनी का सारा काम देखते हैं, क्योंकि ये ऐसी फॉर्म है ना कि मालिक तो स्टेट अवे आप जाके देख नहीं रहे हो कोई, क्योंकि मालिक तो आप हो या कोई भी शेयर होल्डर मालिक है, पर वो कंपनी को चलाना भी तो है किसी ने। तो उसे चलाने के लिए वो अपने नुमाइंदे अपने बीच में से ही जो है एक मीटिंग करके उसके अंदर नुमाइंदे चुनते हैं। दे आर कॉल्ड BOD, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और वो फिर चुनते हैं प्रोफेशनल लोग, क्योंकि बहुत बड़ा काम करना है ना हमने बड़े स्केल पर। दैट्स वाई हम मैनेजर्स वगैरह MD जो MD हैं और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के मैनेजर्स हैं जो कैपेबल होते हैं हर प्रोफेशनली काम करने के, तो उनको चुनते हैं, तो जो कि लायबल होते हैं सारा काम करने के लिए। ठीक है ना। और इन्हें कंट्रोल करने के लिए BOD होता है, यानी कि हमारे प्रतिनिधि के तौर पर वो काम कर रहे होते हैं। अल्टीमेटली हमारे हाथ में नियंत्रण है, परंतु सीधे तौर पर हमारे हाथ में नियंत्रण नहीं है। थ्रू द BOD हमारे हाथ में नियंत्रण रहता है। समझ रहे हैं बात को? इनडायरेक्ट वे में नियंत्रण हमारे हाथ में रहता है। परपेचुअल सक्सेशन हो गया, आपका कंट्रोल हो गया। नाउ सिक्स्थ है लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कंपनी के चलाने के लिए हमारी लायबिलिटी नहीं है। हमारी लायबिलिटी कितनी है? केवल हमारे जो हम शेयर होल्ड कर रहे हैं उसकी वैल्यू तक हमारी लायबिलिटी है। यानी कि अब 10 रुपये का शेयर मेरे पास है,
कंपनी में कोई ऐसे डिसीजन ले लिए गए कि कंपनी बिल्कुल फेल हो गई, तो मेरी लाइबिलिटी क्या है, 10 रुपये तक सीमित है। इसीलिए हम पार्टनरशिप में लिमिटेशंस थी ना कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, यानी कि आपके घर के बर्तन भी बिक जाएंगे, परंतु यहाँ पर अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं है। यू आर लाइबल अप टू द शेयर यू ओन्ड, यानी कि जितने आपके पास शेयर हैं वहीं तक की आपकी लाइबिलिटी है। अब एक और चीज़ समझ लो इसके अंदर, शेयर में भी 10 रुपये का शेयर है, आपने केवल अभी 3 रुपये उसकी एप्लीकेशन मनी दी हुई है और आपको अलॉट हो गए शेयर, 7 रुपये अभी और देने हैं आपने, परंतु आप 10 रुपये तक ही लाइबल होगे, चाहे आपने पैसे 10 रुपये तक पूरे दिए हैं या नहीं दिए हैं। आपने वादा तो कर रखा है ना कि मैंने 10 रुपये पूरे देने हैं, क्योंकि आपने एक कॉन्ट्रैक्ट में आए थे वो शेयर अलॉट होते ही कि हाँ जी आपने मेरे को कंपनी को 10 रुपये देने और 10 रुपये के आप शेयर होल्डर कंपनी मान रही है। किस्तों में वो डिमांड कर रही है वो अलग बात है, परंतु आप लाइबल उस 10 रुपये तक हो, चाहे आपने वो पे किए हैं चाहे पे नहीं किए हुए हैं। तो ये इसी में समझाया गया है। इसके बाद अगली इसकी फीचर आ जाती है कॉमन सील, बिकॉज कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन मेड बाय द लॉ, इसलिए वो साइन तो कर सकता नहीं है, साइन नहीं कर सकता है, इसीलिए कॉमन सील नाम की चीज़ होती है, ठप्पा होता है, बाकायदा वो मोहर होती है, वो लगती है। अब नए ज़माने के हिसाब से कई बार वो कई जगह वो नहीं भी यूज़ करते कंपनी में, तो जहाँ यूज़ नहीं करते हैं तो वहाँ पर ऑथराइज जो पर्सन होता है उसको अथॉरिटी दी होनी चाहिए। किसने अथॉरिटी दी होनी चाहिए, शेयर होल्डर्स ने। तो शेयर होल्डर अगर लाखों लोग हैं तो वो देंगे अथॉरिटी है, नो, उनके बेस पर उनके ब्याह पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी कि BOD, मैंने बताया ना आपको कि शेयर होल्डर्स चुनते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नियंत्रण रखता है पूरे कंपनी के ऊपर उनकी पूरी वर्कफोर्स के द्वारा, यानी कि मैनेजमेंट के द्वारा, तो वो पूरा कंट्रोल रखता है उसके ऊपर। तो अल्टीमेटली कंट्रोल शेयर होल्डर का ही हो गया, घूम फिर के बाद वही आ गई वापस। तो कॉमन सील होती है क्योंकि वो साइन नहीं कर सकती कंपनी। अगर कॉमन सील इस्तेमाल नहीं कर रही है कंपनी तो वो एक डॉक्यूमेंट होता है ऑथराइज करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा, ठीक है। इसके बाद आता है रिस्क बियरिंग, द रिस्क ऑफ लॉसेज इन ए कंपनी इज बोर्न बाय ऑल द शेयर होल्डर्स, दिस इज अनलाइक द केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म। देखो पार्टनरशिप में और सोल प्रोप्राइटरशिप में तो ये था कि रिस्क उसके घर तक जाता था, यहाँ तक क्या है, केवल यहाँ पर रिस्क केवल उसके शेयर होल्डिंग तक ही जाएगा, बस जहाँ तक वो शेयर होल्ड कर रहा है वहीं तक रिस्क जाएगा। तो इसके बाद ये हो गई आपकी फीचर्स, करीब 8 फीचर पढ़ी हमने। इसके बाद मेरिट, एक फीचर फालतू पढ़ी, 9 फीचर पढ़ी है हमने। इसके बाद मेरिट्स में क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी है। तो यही जो एक खासियत है जो इसकी हमको मजबूर करती है कि हम पार्टनरशिप को छोड़ के कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस चालू करें, क्योंकि हमें बहुत बड़े स्केल पे काम करना होता है और लाइबिलिटी की तलवार लटकी रहेगी हमारे ऊपर तो हम ढंग से पूरा काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पर क्या है, जॉइंटली ओनर्स होते हैं, छोटे छोटे शेयर होल्डर होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, वो बड़ी ह्यूज मनी कलेक्ट करके और बड़े पैमाने पर काम कर रहे होते हैं। तो लाइबिलिटी क्या होती है उन शेयर होल्डर्स की, अपनी शेयर्स तक ही होता है। और द शेयर आर लाइबल टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय देम, आल्सो ओनली द एसेट्स ऑफ द कंपनी कैन बी यूज्ड टू सेटल द डेट्स, leaving the owner's personal property free from any charge. This reduces the degree of risk borne by an investor. जैसे कि मैंने इन्वेस्ट किया, मैंने 1000 शेयर कंपनी के परचेज़ किए, वो कंपनी अपनी गलत नीतियों के कारण वो जीरो हो गई सारी उसकी कैपिटल, तो उसकी जो बैलेंस शीट के अंदर एग्जिस्ट करती हैं एसेट्स, वही केवल उनकी लाइबिलिटी को पूर्ति करने के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। शेयर होल्डर के घर तक नहीं पहुंचेगा कोई बंदा लेने के लिए पैसे, जब वो कहेगा भाई मैंने जितने शेयर लिए थे मेरे पैसे जीरो हो गए, बस छुट्टी, अब इससे ऊपर मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं है। तो केवल जो शेयर होल्ड करता है उसकी पेमेंट उसने बेशक दी हो उस शेयर्स की अभी या ना दी हो, केवल उसकी जो वैल्यू है वहीं तक ही, वो 10 रुपये का शेयर है तो 10 रुपये तक ही वो लाइबल है, राइट। सेकंड आया था इसके अंदर मेरिट है ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, 1 मिनट में आप चाहो जब मर्जी शेयर बेच दो तो आप मुक्त हो गए बिल्कुल उससे, कंपनी की झंझटबाजियों से। तो ये हो गया, इसका एक फ़ायदा ही तो है ये भी कि जब मर्जी आप मालिक बनो, जब मर्जी आप फ्री हो जाओ उससे। और थर्ड है इसमें परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या है कि ये जो है कंपनी जो होती है, इसके एक्सिस्टेंस ऑफ ए कंपनी इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ, रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन, इंसॉल्वेंसी और इंसैनिटी ऑफ इट्स मेंबर, यानी कि कोई भी इसका जो ओनर है शेयर होल्डर नाम का पागल हो जाए, दिवालिया हो जाए, मर जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कंपनी के जीवन पर, ठीक है। कंपनी का जीवन निर्बाध गति से चलता रहता है। इट कैन बी लिक्विडेटेड ओनली एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, केवल ये 2013 जो कंपनी एक्ट है लेटेस्ट, उसके प्रोविजंस के द्वारा ही ख़त्म हो सकती है, यानी कि बंद हो सकती है, और इसकी वैसे कोई मृत्यु नहीं होती।
ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम, चौथा है स्कोप ऑफ एक्सपेंशन। एक्सपेंशन यानी कि बढ़ोतरी, जैसे पढ़ा ना आपने कि बिजनेस का क्या होता है मेन मोटिव, एक्सपेंड करना, विस्तार भी करना, केवल प्रॉफिट कमाना नहीं, विस्तार भी करना। तो इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप होता है, क्योंकि जब मर्जी आप अपनी ऑथराइज कैपिटल को बढ़वा के और पब्लिक से पैसा उगा सकते हो, बशर्ते कि आप अच्छी तरह से काम कर रहे हो, पब्लिक का विश्वास आप में बना हुआ है। इसके बाद क्या है, पांचवा है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। कंपनी क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पे काम करती है, इसलिए बड़े बड़े फाइव मैनेजर्स को ये हायर कर सकती है, स्पेशलिस्ट मैनेजर्स को हायर कर सकती है, क्योंकि मोटी सैलरी देना इसके लिए मुश्किल काम नहीं होता, इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं होती है, तो इसलिए वो ज़्यादा अच्छी तरीके से काम कर पाते हैं। अब आ जाता है नंबर लिमिटेशंस का। लिमिटेशंस में एक बार पढ़ेंगे लिमिटेशंस को। लिमिटेशन, फर्स्ट लिमिटेशन है, कोई बात नहीं, कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन, यानी कि इसको जो बनाना जो है, इट्स नॉट ए इजी गेम, मुश्किल है थोड़ा सा काम, इसमें ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ होती हैं इसे बनाने में। कंपनी लॉ के अंदर आपने पढ़ा होगा ना पहले भी, ये कि इसमें पढ़ोगे ना, जब कंपनी फॉर्म करने के अंदर क्या क्या करना पड़ता है, तो बहुत लंबी फहरिस्त होती है आपको, और वो आपको पूरी करनी पड़ती है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ के पास जाके, और तब जाके आप इसको बना पाते हो। वो हम अलग से कभी इसके अंदर आएगा नंबर तो आप समझाएंगे, तो उसकी बड़ी लंबी फहरिस्त होती है। ये ऐसा नहीं है कि रात को सपना आया और सुबह आपने बिजनेस खोलना चालू कर दिया ना, पहले आपको बहुत बड़ी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व होता है, इसलिए सरकार पब्लिक के सेफ गार्ड के लिए इसमें दखल रखती है। इसीलिए हर बंदा नहीं है कि तुरंत जाके आप चालू कर लोगे, कंपनी फॉर्म करने में काफ़ी टाइम लगता है, फिर वो पैसा उगाने जाती है मार्केट के अंदर परमिशन मिलने के बाद में, तो मतलब काफ़ी। तो सेकंड इसकी लिमिटेशन क्या है, लेक ऑफ सीक्रेसी। लेक ऑफ सीक्रेसी क्यों, क्योंकि भाई इतने सारे लोग हैं, सीक्रेसी कहाँ से रहेगी, सीक्रेसी का इसमें कोई नहीं है, क्योंकि इसको गवर्नमेंट के पास तो अपने खाते जमा करने पड़ते हैं, अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाकायदा अखबारों में छापना पड़ता है इसको, तो ये लेक ऑफ सीक्रेसी इसके अंदर रहती है, लेक ऑफ सीक्रेसी इसमें नहीं होती। इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट, यहाँ ये है कि सेपरेट ओनरशिप होती है, अलग है, और मैनेजमेंट अलग है, तो ये जो होता है ना एक पर्सनल टच जो होता है, व्यक्तिगत टच जो होता है, वो इसके अंदर नहीं है। इसके अंदर जो जैसे होता है ना कि ये मेरे ग्राहक हैं और ये इस मालिक के पास ही जाता हूँ, बड़ा अच्छा बोलता है ये, यहाँ बोलने वाला कोई चक्कर नहीं, मैनेजमेंट अलग है, मालिक अलग हैं, सब प्रोफेशनली ऑर्गेनाइज हो रहा है। तो इम्पर्सनल जो होता है थोड़ा सा इसके अंदर वर्क इन्वायरमेंट होता है, आपसदारी नहीं चला करती है इसके अंदर। तो फोर्थ आया था न्यूमरस रेगुलेशंस जो है बहुत ज़्यादा होते हैं, कई बार जो है इतनी डॉक्यूमेंटेशन होता है कि उसमें आदमी फेडअप हो जाता है, तो थोड़ा सा ये इसकी लिमिटेशंस होती है एक। इसके बाद आ जाता है डिले इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग इसमें आसान नहीं होती है, पहले मैनेजर डिसीजन लेंगे, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास जाएगा, वो उसे अप्रूव करेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा इसके अंदर लेंथी प्रोसेस होता है, सबके अलग अलग जिम्मेवारियाँ बटी होती हैं, तो इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। जैसे है ना कि मैंने बताया था आपको कि वन मैन शो होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, उसने जो करना है तो 1 मिनट में डिसीजन लेता है वो, तो वो क्योंकि उससे किसी से पूछना नहीं है। यहाँ पर हर स्टेप पर किसी न किसी से पूछना होता है, पब्लिक की जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी परमिशन भी लेनी होती है, तो ये सब चीज़ें इसके अंदर डिले करती हैं। सिक्स्थ आया था इसमें oligarchic management. In theory, a company is a democratic institution wherein the board of directors are representatives of the shareholders who are the owners in the practice. However, in most large size organization having a multitude of the shareholders, the owners have minimum influence in the terms of controlling. चाहे ऐसा है ना कि लगता तो है मैं 100 रुपये का मैंने शेयर लिया और मुझे लगता है मैं मालिक बन गया, पर वो मालिक नाम का ही मालिक हूँ, बाकी मैं बिजनेस जो रन कर रहा हूँ वहाँ पर मेरी कोई अहमियत नहीं है जब तक कि मुझे बहुत बड़ा मेरे पास स्टॉक नहीं है उनके शेयर्स का। इट इज़ सो बिकॉज द शेयर होल्डर्स आर द स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री, जगह जगह फैले होते हैं, उनमें एकता नहीं होती है, शेयर होल्डर्स में स्मॉल परसेंटेज होती है, तो जो बड़े जिनके पास शेयर होल्डिंग होती है उस कंपनी की, वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर लेते हैं, वो उसके अंदर होल्ड कर लेते हैं, और जो बाकी शेयर होल्डर्स की उनको पूरा उनकी मन की नहीं हो पाती है इसके अंदर, तो इसका हम इस तरीके से समझ सकते हैं। एज द डायरेक्टर virtually enjoy the rights to take all major decisions it leads to the rule by a few। कहने को तो जो BOD होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, सारे जो शेयर होल्डर कर रहे होते हैं, परंतु ऐसा नहीं होता। असलियत में ये होता है कि जिनके पास 20% या 30% भी होल्डिंग है टोटल शेयर्स की, वो अपने हिसाब से कंपनी को चला रहे होते हैं, ये व्यवहारिकता में ये है। और सातवां इसके अंदर है कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में कॉन्फ्लिक्ट होता है इसके अंदर, देयर में भी कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट अमंगस्ट द वेरियस स्टेक होल्डर्स ऑफ ए कंपनी। द एम्प्लॉयज़ का अलग इंटरेस्ट है, और फॉर एग्जांपल मे बी इंटरेस्टेड इन हायर सैलरी, एम्प्लॉय को चाहिए ज़्यादा सैलरी। कंज्यूमर्स आर डिज़ायर हायर क्वालिटी प्रोडक्ट्स,
at lower prices and the shareholders want higher returns on the form of dividends. सबके इंटरेस्ट अलग अलग हैं. Increase in the intrinsic value of their shares. These demands pose problems in managing the company. कि किसकी डिमांड किस प्रकार से पूरी करे, तो इसमें डाइवर्स इंटरेस्ट के कारण ये थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है. यहाँ तक हमने पढ़ी इसकी लिमिटेशन साथ में. और इसके बाद दो एक कंपनियाँ हो सकती हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको पहले, हम एक पब्लिक कंपनी है और एक प्राइवेट कंपनी है. इन दोनों के अंदर क्या क्या अंतर हो सकता है, इसके बेसिस पर ये 5 बेसिस पॉइंट हैं. मेंबर में पब्लिक कंपनी मिनिमम 7 हो सकती है और मैक्सिमम अनलिमिटेड नंबर्स हैं मेंबर्स के. और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में केवल 2 और 2 से लेके 200. तो ये ध्यान रखने वाली बात है. पब्लिक लिमिटेड में मिनिमम 7, प्राइवेट लिमिटेड में 2. मैक्सिमम पब्लिक में अनलिमिटेड है और मैक्सिमम यहाँ पर प्राइवेट में 200. मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स देयर 3, मतलब जो पब्लिक लिमिटेड में हो सकते हैं, और 2 डायरेक्टर हो सकते हैं प्राइवेट लिमिटेड में. इंडेक्स ऑफ मेंबर्स कंपलसरी है पब्लिक लिमिटेड में, सबका नाम पता होना चाहिए. और प्राइवेट में कोई कंपल्शन नहीं है, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो पब्लिक से पैसा नहीं उगा रहे हैं, तो वो उसमें वहाँ पर कंपल्शन नहीं है. ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स नो रिस्ट्रिक्शन. पब्लिक कंपनी में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, प्राइवेट कंपनी में नॉट कंपलसरी, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र, कोई ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है. इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू द शेयर्स. पब्लिक से पैसा उगा सकती है पब्लिक कंपनी. प्राइवेट कंपनी पब्लिक से पैसा उगा नहीं सकती. पब्लिक से पैसा सिक्योरिटीज़ द्वारा कैन नॉट इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स सिक्योरिटीज़. तो यहाँ आज पूरा करते हैं इसको, क्योंकि क्लास लंबी हो गई है, बड़ी हैवी फाइल बन जाती है. फिर अगली क्लास के अंदर आपसे मिलते हैं. बाय फॉर नाउ, टेक केयर.